हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज के क्लास में हम लोग वही क्लोज पैसेज ही कंटिन्यू करेंगे। आपने लास्ट 2 क्लास देखी होगी, आपको समझ आया होगा, एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आप क्लोज पैसेज को सॉल्व करेंगे, कैसे इसी प्रकार के पैसेज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो पिछले 2 कक्षाओं में आपने क्लोज पैसेज को पढ़ा, उस क्लोज पैसेज में आपको एक आइडिया लगा कि कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस को अपनाएंगे, क्या क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, है ना। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम आपको वही पैसेज सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है, मीटिंग एंड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, सम हैव चेंज्ड सो मच दैट यू कैन रिकॉग्नाइज देम। अब आपको क्या आइडिया लगा, पता चल गया कि यहाँ स्कूल में होने वाली मीटिंग की बात हो रही है। तो कुछ तो आप जानते ही होंगे स्कूल में होने वाली मीटिंग के बारे में, क्योंकि पैसेज जो आपसे पूछता है उस क्लोज पैसेज में आपको उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे। कई बार ऑप्शन कॉमन सेंस बेस्ड ही होते हैं। मीटिंग एंड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, अजीब, बेढंगा। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो क्या आपको कह रहा है कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मतलब अजीब अनुभव दे सकता है, अनुभव वाला हो सकता है। सम हैव चेंज्ड सो मच दैट यू कैन डैश रिकॉग्नाइज। अब आगे क्या आना चाहिए, नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली और इजली। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान करना, किसी को पहचानना, उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। देम मतलब क्या, बहुत से ऐसे, किसकी बात कर रहा है, फ्रेंड्स की बात कर रहा है, स्कूल फ्रेंड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल फ्रेंड्स की बात कर रहा है और रिकॉग्नाइज की बात कर रहा है, यानी स्कूल फ्रेंड्स को पहचानने की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की वजह से देम आया है। यहाँ तक समझे आप। आगे देखिए, तो अब क्या, रिकॉग्नाइज देम कैन, कैन के पहले क्या आना चाहिए, नियरली मतलब बड़े नजदीक से, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, इजली मतलब होता है आसानी से। तो यहाँ पे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, मतलब विचित्र अनुभव, अजीब अनुभव। तो इसका मतलब कुछ निगेटिव सेंस की ही बात हो रही है। आई थिंक यहाँ तक आप समझे होंगे। तो देखिए, अब बड़ी मुश्किल से पहचाने, आसानी से पहचाने, लगभग पहचान लिए या नजदीक से पहचाने। तो यहाँ पे देखिए, सम हैव चेंज्ड सो मच मतलब बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, जिसको आप बचपन में जैसे देखे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि जब वो अडल्ट हो तो वो वैसे ही हो, चेंजेस होने लाजमी है। तो उस चेंजेस के लिए कह रहा है, सम हैव चेंज्ड सो मच दैट यू कैन, मतलब बहुत से ऐसे मित्र आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे जो चेंज हो चुके होंगे, तो आप उनको बड़ी मुश्किल से पहचान पाओगे ना, न कि आसानी से। तो यहाँ पे क्या सही होगा, हार्डली मीन्स होता है बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ हार्डली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़िए, दे स्पीक विथ अ डिफरेंट। अब वो क्या, अलग बोलने लगे होंगे, क्योंकि वो बड़े हुए होंगे, उनका क्षेत्र बदला होगा, उनकी पहचान बदली होगी, उनकी संगत बदली होगी। तो जाहिर सी बात है कि उनका बोलने का तरीका, उनका लैंग्वेज डिफरेंट हो गया, और जो आपको थोड़ा सा समझने में है ना डिफिकल्टी हो। तो कह रहा है, दे स्पीक विथ अ डिफरेंट। अब क्या, वे बोलते हैं कैसे, विथ अ डिफरेंट। तो अब डिफरेंट क्या, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, असेंट, वे और टंग। ठीक ना। लैंग्वेज अगर आप देखिए तो तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश 22 भाषाएं हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वे डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं। एसेंट मतलब होता है बोलने का तरीका बदल जाना, चीजें वही रहना, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसको अलग तरीके से बोलना, है ना। जैसे आप बोलियां वगैरह देखें ना, इसको डायलेक्ट को बोली कहते हैं। तो बोली का मतलब कि जैसे अपने क्षेत्र से हट के दूसरे क्षेत्र में जाना, तो बोलने के स्टाइल बदल जाना, भाषा नहीं बदल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वे मतलब, वे मीन्स यहाँ रास्ते से मतलब है, तरीके से मतलब नहीं है।
टंग मतलब जुबान से मतलब है, ये भी गलत, जीभ से मतलब है। तो उनका बोलने का लहजा या उच्चारण उनका डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल यू कैन डू इज मेक। तो अब डिफरेंट थिंग्स से वे अलग तरीके से बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग है। आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, और उनका इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। उनकी रुचि बचपन में जब आपके साथ रहा करते थे तो अलग थी, अडल्ट हुए तो उनकी रुचि इंटरेस्ट उनका बदल गया। तो वही कह रहा है कि वे उनका इंटरेस्ट अलग हो गया, अलग अलग चीजों में हो गया। एंड ऑल यू कैन डू इज मेक, और जो भी तुम ऐसा कर सकते हो इज मेक डैश। ऑप्शन देखिए, स्मॉल, लिटिल, सिली, गॉसिप। मीनिंग समझिएगा। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, जब आप किसी कद की बात करते हैं तब उसको कहते हैं स्मॉल। किसी थिंग्स की बात करते हैं तो करते हैं स्मॉल। जब आप सिली की बात करते हैं तो सिली का मीनिंग होता है मूर्ख। और जब गॉसिप की बात करते हैं, गॉसिप मतलब होता है गपशप करना, है ना, ऐसी बातें करना जो मीनिंगलेस हो या जो इतना इम्पोर्टेंट ना हो। लिटिल, लिटिल एक वर्ड है। लिटिल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप काउंट डाउन न कर सके, जो आप जिसको आप काउंट न कर सके। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज होता है छोटे और कम और थोड़े के सेंस में। चलिए देखते हैं, लिटिल, स्मॉल, सिली और गॉसिप। तो यहाँ पे देखिए किसकी मीनिंग नहीं निकल रही है, गॉसिप की मीनिंग नहीं बन रही है, सिली की मीनिंग नहीं बन रही है। टॉक बात है। टॉक मतलब क्या, टॉक को आप काउंट नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसलिए स्मॉल भी गलत हो गया। तो लिटिल आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या, इज मेक लिटिल टॉक एंड होप। तब आप उनसे क्या करते हैं, उन सभी लोगों से कम आशा, थोड़ी आशा और थोड़ी बातें करना चाहते हैं। दे इल ऑल। अब यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी कॉमा करके डबल एल लिखा है, इसका मतलब है विल। दे विल गो, ठीक है ना, दे विल गो पढ़ा जाएगा, ऐसे अपोस्ट्रोफी लिखा रहे, अन्यथा इसको हम जब अब्रिविएट नहीं करेंगे तो हो जाएगा दे विल ऑल। दे विल गो, इसके बाद सून। दे विल गो सून मतलब आप उस आशा से उनसे बात करते हो, थोड़ी आशा, थोड़ी उम्मीदें लगा के बात करते हो कि वे अभी चले जाएंगे। गो सून मतलब जल्दी चले जाएंगे। दे विल गो सून, जल्दी चले जाएंगे। इसके बाद क्या है, अदर्स मतलब अन्य लोग। दो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ, अदर्स मतलब वे लोग, दो मतलब होता है यद्यपि, यू माइट हैव बीन आउट ऑफ डैश। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, क्या साइट, साउंड, टच और फील विथ देम। कह रहा है यू माइट हैव बीन आउट ऑफ। साइट मतलब होता है दृश्य, उसको साइट कहते हैं, SIGHT। साउंड मीन्स आवाज, फील मीन्स होता है महसूस होना, टच मीन्स होता है आप किसी से अटैच रहे, संबद्ध रहे। तो कह रहा है कि अदर्स और सभी लोगों से, तो यद्यपि यू माइट हैव बीन आउट ऑफ टच मतलब संपर्क से बाहर, संबंध से बाहर। तो यही तो यहाँ सेंस निकल रहा है। साइट, साउंड, फील का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। यहाँ हो जाएगा आउट ऑफ टच विथ देम मतलब उनके संपर्क से आप अलग हो, उनके संपर्क से आप बाहर हो। फॉर ईयर्स मतलब सालों से, वर्षों से उनसे आप अटैच नहीं हो, उनसे आप टच्ड नहीं हो। आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वेयर इट इज। इट्स को इट इज यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर। वैसे ही जैसे आप फील कर रहे हो वैसे वे भी फील कर रहे हैं। और अब ऑप्शन पढ़िए, इट इज। यहाँ देखिए जस्ट, इफ, लाइक, इफ, सो, इफ, एज इफ। तो आपको बताया गया था कि जस्ट के साथ एज लगता है, जस्ट के साथ इफ नहीं लगता। और इफ यहाँ दिया हुआ है, इसका मीन्स जिस ऑप्शन के साथ इफ लगेगा विदाउट कंप्लीशन ऑफ मीनिंग, आप इफ को ही संबंधित करते हुए आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सो के साथ इफ आपने कभी नहीं पढ़ा, लाइक के साथ इफ आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन एज के साथ आपने इफ पढ़ा है। जब इसका मीन्स होता है एज इफ मतलब होता है मानो की, जैसा कि, है ना, जैसे आप कह दो आप बात करते हैं ऐसे जैसे कि आप प्रधानमंत्री हो।
यू टॉक एज इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर। यू के साथ वहाँ यहाँ वर्ड सही है क्योंकि ये इमेजिनेशन है, इसलिए एज इफ यू वर ऐसे आप बात करते हैं, मानो कि, जैसा कि, है ना। तो यहाँ पे एज इफ वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कि वे ऑलवेज वर, ऐसा फील करते हैं जैसा कि यू सॉ देम यस्टरडे, जब वो मिलेंगे तो जैसे आपने उन्हें कल ही देखा था, आपको ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का एज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज इफ यू सॉ देम यस्टरडे, मानो कि जैसा कि आपने उन्हें कल ही देखा हो। आई होप आपको कंप्लीट हुआ होगा, कंफर्म हुआ होगा कि आप कैसे इसको करेंगे और आपका 1 to 5 में से आपका भी करेक्ट हुआ होगा। अब हम लोग इसके बाद एक और क्लोज पैसेज करेंगे। अब हम लोग एक नए पैसेज को सॉल्व करेंगे और एक प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों का पैसेज सॉल्व हो रहा है। देखिएगा, When I go into a stranger's library, स्ट्रेंज मतलब विचित्र और अजीब होता है, उसी से स्ट्रेंजर बना है। और स्ट्रेंजर एक नाउन है जो पर्सन के लिए डिनोट होता है। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजीब, है ना, अजनबी। तो देखिएगा, स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी मतलब मैं एक अजनबी के लाइब्रेरी में, मतलब जिसको आप अननोन पर्सन भी कह सकते हैं, मैं उसके लाइब्रेरी में क्या गया या जाता हूँ। आई डैश राउंड द बुक शेल्फ, ठीक ना, बुक शेल्फ से मैं घिरा हुआ था। अब ऑप्शन देखिए, रन, लुक, वॉन्डर और वॉन्डर। तो रन मतलब दौड़ना, आपको पता है। लुक मीन्स देखना। वॉन्डर में WONDER होता है तो उसका मीन्स होता है आश्चर्य, और WANDER होता है तो उसका मीन्स होता है घूमना फिरना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, रन, आई लुक, आई वॉन्डर और आई वॉन्डर। तो जब मैं एक अजनबी या अननोन लाइब्रेरी में जाता हूँ, या गो इनटू मीन्स होता है मोशन से जाता हूँ, यानी प्रवेश करता हूँ, तो मैं क्या हो जाता हूँ, देखता हूँ। राउंड द बुक शेल्फ्स, मैं किताबों को अपने आस पास, राउंड मीन्स गोल, देखता हूँ क्या, लुक राउंड द बुक शेल्फ्स। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर लुक करेक्ट हो जाएगा, वॉन्डर नहीं होगा। वॉन्डर मीन्स आश्चर्य, मैं आश्चर्य करता हूँ नहीं, मैं देखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ भी नहीं, और मैं घूमता फिरता हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़िए। दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज एंड आई फील दैट आई नो द। दिस इज टू नो, ये जानना है, ये जानना आवश्यक है। टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे प्रकार के व्यक्ति के बारे में। ही इज एंड आई फील, कि वह है और मैं फील करता हूँ। दैट आई नो, मैं जानता हूँ। द डैश ऑप्शन देखिएगा, बी में मिस्ट्री, की, सॉल्यूशन और सीक्रेट। तो क्या, टू हिज माइंड। तो मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ कि इसका मिस्ट्री मानी रहस्य जानता हूँ, इसकी की जानता हूँ यानी कि चाबी जानता हूँ, उसका तोड़ जानता हूँ, सॉल्यूशन जानता हूँ और सीक्रेट जानता हूँ। तो देखिएगा, मैं रहस्य जानता हूँ बिल्कुल नहीं, मिस्ट्री भी नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं। मैं की जानता हूँ मतलब मैं क्या जानता हूँ, मुझे इसका तोड़ पता है, तो इसलिए हो जाएगा की टू हिज माइंड, मुझे उसके दिमाग का तोड़ पता है। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ। अब किसकी बात हो रही है, एक घर जो कि बिना किताब के है, कैसा है देखिएगा। ऑप्शन ब्लीक मतलब होता है निर्जन और उजाड़, नीरस, आप कहते हो ना ब्लीक। चार्ल्स डिकेंस एक राइटर है जिन्होंने ब्लीक हाउस नाम की एक नॉवेल लिखी है। ब्लीक मतलब होता है उजाड़, निर्जन, नीरस, ऐसा घर जहाँ पे कोई न रहता हो। तो नीरस है, अनलकी है मतलब दुर्भाग्यशाली है, बैड मतलब बुरा है, कैरेक्टरलेस मीन्स आप जान रहे हो बिना किसी गुण के, चरित्रहीन, है ना। तो ब्लीक एक हाउस बिना किताबों के क्या है, ब्लीक मतलब निर्जन या उजाड़ है, इसलिए हो जाएगा ब्लीक हमारा करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, अ ब्लीक यानी तीसरा हमारा करेक्ट हुआ। ब्लीक हाउस है, निर्जन और उजाड़ घर है जिसमें कोई भी रस नहीं है। नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर, मैटर नहीं करता कि उसके कारपेट्स कितने रिच मतलब
गहनों से, पैसों से भरे हुए हैं। अगर उसके घर में किताबें नहीं है, उसके घर में बुक्स रखने के शेल्फ्स नहीं है, तो उसका घर निर्जन और उजाड़ है, भले ही उसके कारपेट्स क्या हो, पैसों से या सामानों से या गहनों से भरे हों। These only tell you whether he, ये आपको क्या बताते हैं, whether he dash, देखिए has, have, had, has, had। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पैसेज कैसे जा रहा है, ये पूरा जो क्लोज पैसेज है वो प्रेजेंट में जा रहा है। तो जब आप प्रेजेंट में जा रहे हैं तो प्रेजेंट में आप ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे तो हैव नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ हमेशा या तो हैज लगता है या तो हैड लगता है, यहाँ पे हैव नहीं यूज होगा। कट गया, हैड होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में बात ही नहीं हो रही है, हमेशा प्रेजेंट में बात हो रही है कॉमन में। कि जैसे जब भी मैं अजीब लाइब्रेरी में जाता हूँ, किसी नए लाइब्रेरी में जाता हूँ, अननोन लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो मैं ऐसे फील करता हूँ। फिर वही व्यक्ति कह रहा है एक घर बिना किताब के नीरस है, चाहे उसके कारपेट्स कितने भी भरे पड़े हों। इसके बाद कह रहा है दीज ओनली टेल यू वेदर ही, चाहे वह क्या हो, वेदर मीन्स होता है चाहे वह, उसके पास क्या, अ लॉट ऑफ मनी, चाहे उसके पास ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसके पास अ लॉट ऑफ मनी क्यों ना हो। बट द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल, अगर उसके पास किताबें नहीं हैं तो उसके पास पैसे रहकर भी क्या करेंगे, लेकिन यदि किताबें हैं तो पैसेज कह रहा है कि उसके पास किताबें हैं, तो ये बताता है कि उसके पास क्या है, दिमाग भी होगा। इसके बाद कह रहा है इट इज नॉट अ डैश। अब देखिए क्वेश्चन, यह प्रश्न नहीं है, इशू समस्या नहीं है, कॉज कारण नहीं है, रीजन तर्क नहीं है। तो कह रहा है इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज नॉट अ इशू, इट इज नॉट अ कॉज, इट इज नॉट अ रीजन। कह रहा है ये क्या नहीं है, ऑफ मनी, पैसे की समस्या नहीं है, पैसे का तर्क नहीं है, पैसे का कारण नहीं है, कि पैसे का प्रश्न नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे, पैसे का सवाल ही नहीं है, पैसे का प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पे कह रहा है। तो हो जाएगा इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे का सवाल नहीं है, पैसे का हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है। दैट वी डू नॉट बाई बुक्स, कि हम किताबें नहीं खरीद सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आएगा ये क्या कह रहा है। यहाँ पे हम लोगों का 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हम लोगों का। तो आप भी हमारे साथ, आई थिंक यू हैव गॉट इट। पैसेज क्लोज पैसेज नंबर 6 था। अब हम लोग इस तरीके से एक आइडिया पा चुके हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। इसके बाद हम लोग एक और पैसेज को देखेंगे, उस पैसेज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे का पैसेज देखते हैं। कह रहा है माई पेरेंट्स टू कैनेडा इन 1990 in order to escape the dash of the Chinese government। आपको यहाँ हम बताते चले कि यहाँ पे in order to मीन्स होता है के लिए, escape का मीन्स होता है बाल बाल बचना या सजा से बचना, उसको escape कहते हैं, या बचकर निकल जाना। तो my parents ऑप्शन देखिएगा, इन्वेडेड मीन्स होता है आक्रमण होना, है ना, इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण, और इन्वेडेड मतलब आक्रमण किया जाना या किसी को परेशान किया जाना आक्रमण के द्वारा। इसके बाद इनवाइट आप जानते ही हो, आमंत्रित करना। इनवाइट्स वही है ईडी और प्रेजेंट। इमिग्रेटेड मतलब होता है एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर सेटल हो जाना, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, है ना। आपने देखा होगा प्रवासी वर्ड जिसको कहते हैं, मतलब अपना स्थान छोड़ करके दूसरे जगह चले जाना, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मतलब स्थान छोड़ करके चले जाना, कहीं सेटल हो जाना। तो इसलिए हमारा क्या है, माई पेरेंट्स कहाँ चले गए, इनवाइट किए गए कि सेटल हो गए, सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए, चाइना गवर्नमेंट से, देखिएगा चाइनीज गवर्नमेंट से, इन ऑर्डर टू एस्केप मतलब बचने के लिए 1990 में कनाडा में सेटल हो गए। इसके बाद हो जाएगा escape the dash of the,
अब देखिए मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, मीन्स राजा के द्वारा शासन किया जाए उसको मोनार्की कहते हैं, और मोनार्क इसका राजा का इंग्लिश होता है। टायरेनी मतलब होता है किसी के अत्याचार से बचना, उसको टायरेनी कहते हैं। ठीक, डेमोक्रेसी मीन्स आप जानते ही हैं लोकतंत्र, जिसको गणतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं। कई बार बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, तो इन सभी की इंग्लिश होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद रिपब्लिक मतलब जानते ही हैं आप, रिपब्लिक का मतलब होता है कि अपना जो भी रहे, है ना, अपना नियम कानून से काम करे तो उसको रिपब्लिक कहते हैं। तो यहाँ पे मोनार्की ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट पे मोनार्की नहीं है, राजा का शासन नहीं है। डेमोक्रेसी चाइनीज के लोकतंत्र से, चाइनीज गवर्नमेंट के लोकतंत्र से बचेगा तो कनाडा क्यों सेटल होगा, है ना, अत्याचार से बचने के लिए। फिर है रिपब्लिक, ये भी नहीं, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टायरेनी मीन्स होता है कि अत्याचार से बचना, तो हो जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचने के लिए माय पेरेंट्स 1990 में कहाँ हो गए, कनाडा में सेटल हो गए, इमिग्रेटेड हो गए। आगे देखिएगा, कह रहा है चाइनीज गवर्नमेंट एंड टू बिल्ड अ बेटर, ठीक है ना, चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचने के लिए माय पेरेंट्स सेटल हो गए कनाडा में। अब आगे क्या बता रहा है, एंड और टू बिल्ड अ बेटर, कुछ बिल्ड मीन्स होता है, बिल्ड होता है, बिल्ड से ही बिल्डिंग बना है, और बिल्ड एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है निर्माण करना, और इसका जब पास्ट करेंगे तो बिल्ट होता है, बिल्ट मीन्स होता है पास्ट इंडेफिनिट और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, है ना, बिल्ड का। तो बिल्ट, टू बिल्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है क्या, बनाने के लिए, टू बिल्ड, कहाँ कुछ बनाने के लिए, अ बेटर। अब ऑप्शन इन कनाडा, थर्ड देखिए, इनकम बनाने के लिए, लाइवलीहुड बनाने के लिए, लिविंग बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इनकम बनाने के लिए, लाइवलीहुड मीन्स होता है जीवन बनाने के लिए, जीवन यापन करना, और लिविंग मीन्स होता है रहना, और लाइफ मीन्स होता है जीवन निर्वहन करना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ पे एक बेटर, बेटर एक नाउन है, गुड बेटर बेस्ट, सॉरी बेटर एक एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसके साथ कोई नाउन आएगा, तो हम लोगों का नाउन क्या है, लाइफ ही सुटेबल नाउन है जो यहाँ है, बेटर लाइफ इन कनाडा, है ना, उसमें बेटर लाइफ में इनकम भी समाहित है, लाइवलीहुड भी समाहित है, और लिविंग भी समाहित है, इसलिए तीनों ऑप्शंस कट जाएंगे, लाइफ में तीनों इंक्लूड है, इसलिए लाइफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लाइफ को करेक्ट करेंगे। तो बेटर लाइफ इन कनाडा, तो आपको समझ में आया। 1990 में कनाडा में मेरे माता पिता सेटल हो गए, इमिग्रेटेड हो गए चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचने के लिए, और क्या किया वहाँ पे कनाडा में एक बेटर लाइफ को उन्होंने बनाया या बनाने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, उनके स्टोरीज को सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर प्रीपोजिशन है आईएनजी लगेगा, आफ्टर लिसनिंग, इसका कह रहा है टू देयर स्टोरीज, माता पिता की स्टोरीज को सुनने के बाद, ऑफ डैश, ऑप्शन पढ़िएगा, 4 लिखा है, फोर्थ ऑप्शन, डिस्टेंसेस, डाउट्स, हार्डशिप्स और ट्रेवल्स। कैसे स्टोरी, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, उनके दूरी की स्टोरी, या उनके डाउट्स मतलब शक होता है, शक की स्टोरी, या उनके हार्डशिप्स मतलब मेहनत की स्टोरीज, उनकी डिफिकल्टीज की स्टोरीज, या उनके यात्रा की स्टोरीज। तो आई थिंक आप जान रहे होंगे यहाँ पे हार्डशिप ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्डशिप में ट्रेवल, डिस्टेंस और आपका डाउट भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हार्डशिप मतलब डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, समस्याएं, तो इसलिए हम लोगों का हार्डशिप आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरीज ऑफ हार्डशिप एंड फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना, झल्ला जाना, कॉमा, आई रियलाइज्ड हाउ,
तो उनके फ्रस्ट्रेशंस और हार्डशिप की स्टोरी को सुनने के बाद आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, हाउ डैश, कि कैसे, यहाँ पे हाउ एज अ कंजक्शन यूज हुआ है ना कि एज अ क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ मतलब कि कैसे। अब क्या, फिफ्थ ऑप्शन देखिए, फॉर्चुनेट, फॉरगॉटन, फॉरगिवन और फॉरबिडन। फॉरगॉटन मतलब क्षमा किया हुआ, फॉरगिव मतलब भी होता है माफी मांगना, फॉरगॉटन मीन्स होता है भूल जाना, भूला हुआ, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन ये माफ करना है, फॉरबिडन मीन्स मना करना, फॉर्चुनेट मतलब होता है सौभाग्य। ठीक है, तो कह रहा है आई रियलाइज्ड हाउ, कि कैसे सौभाग्यशाली वो लोग थे, फॉर्चुनेट वो लोग थे, और आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया। आई वॉज टू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए फॉरगॉटन भूलने का कोई सवाल ही नहीं है सेंटेंस में, फॉरगिवन माफी मांगने का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है, फॉरबिडन मना करने का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है, माता पिता चाइनीज गवर्नमेंट के अत्याचार से बचे, कनाडा में सेटल हुए, तो वे लोग भाग्यशाली माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू राइटर। इसलिए वो कह रहा है कि मैं और मेरे माता पिता कैसे भाग्यशाली थे। आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री आई नाउ कॉल, कह रहा है आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री, कैसे मुझे उस देश में रहना पड़ता, कॉल डैश 6, तो 6 ऑप्शन में देखिए रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, होम और हाउस। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, और जब भाग्यशाली मान रहा है तो क्या बोलेगा, आई वॉज टू बी लिविंग इन द कंट्री, मैं उस कंट्री में रह रहा होता, तो कह रहा है लेकिन अब आई नाउ, लेकिन अब मैं कॉल कर सकता हूँ किसको, अपने निवास को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने होम को और अपने हाउस को। तो यहाँ पे जो राइटर अपने माता पिता के बारे में बात कर रहा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए अपने घर की बात कर रहा है, न कि अपने रेजिडेंस, प्रॉपर्टी और हाउस की बात कर रहा है। आप समझिएगा, रेजिडेंस मीन्स होता है एक ऐसा निवास जहाँ पे आप अस्थायी और अस्थायी से रहते हो, प्रॉपर्टी मीन्स ओवरऑल पूरी संपत्ति को कहा जाता है, और हाउस होता है जिसको आप बनाते हो वो हाउस कहलाता है। लेकिन होम वर्ड जो होता है, होम वर्ड ऐसे व्यक्ति के लिए और ऐसे घर के लिए यूज होता है जिसे आप अपनत्व से अपनाते हो, जिसे आप अपने आप से अपना करके अपनी खुशियां, अपने दुख उसमें बांटते हो अपने फैमिली के साथ, उसको होम कहा जाता है। उसको हाउस, उसको प्रॉपर्टी, उसको रेजिडेंस नहीं कहा जाता, इसलिए यहाँ होम ऑप्शन होगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे कवि अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए अब अपने घर को वो घर बुलाएगा, न कि हाउस रेजिडेंस। व्हेन द डे केम टू, कह रहा है कि जब वह दिन आया, कौन सा दिन, 2। उसके बाद 7th ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे आपको कंफर्म हुआ होगा, यहाँ पे होम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो अपने घर की बात कर रहा है जो कि सजा से बच करके बनाया है, न कि आप ऑफिशियल हाउस की बात तो नहीं कर रहा है कि वो ऑफिशियल हाउस की बात कर रहा है, इसलिए हमारा होम करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए, व्हेन द डे केम टू डैश 7 माई होमलैंड, यहाँ देखिए फिर से होमलैंड की बात किया ना, कह रहा है लेकिन अब वह दिन आ गया है कि मैं अपने होमलैंड में क्या कर रहा हूँ। होमलैंड मतलब अपने घर की बात कर रहा है, अपने जन्मभूमि की बात कर रहा है। होमलैंड, नेटिव प्लेस, ये सब वर्ड हमेशा जन्मभूमि के लिए यूज होते हैं, इसलिए वह कह रहा है व्हेन द डे केम, वह दिन आ गया, किस लिए आ गया। अब ऑप्शन देखिए, रिवर्स, रिविजिट, रिवाइज और रिटर्न। तो वह अपने जन्मभूमि को रिविजिट करेगा, कि वह अपने जन्मभूमि पे रिवर्स करेगा, या रिवाइज करेगा, या वापस आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, वह अपने जन्मभूमि पर यानी होमलैंड पर, मातृभूमि पर वह वापस आ गया है, तो इसलिए केम टू रिटर्न हो जाएगा। रिविजिट मतलब दोबारा विजिट करना, विजिट करके चले जाना। रिवर्स आप जानते हैं, रिवाइज मतलब दोहराना। तो आई होप आप भी समझे होंगे कि कैसे रिटर्न ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है माई होमलैंड आई फेल्ट अनसर्टेन एंड, कह रहा है माई होमलैंड पे मैं वापस आया हूँ,
आई फेल्ट, मुझे लग रहा था, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, एंड और क्या लग रहा था, 8th वाला ऑप्शन देखिएगा, स्टेइंग, काम, स्टेबल और नर्वस। तो देखिए स्टेइंग मतलब होता है ठहरते हुए, काम मीन्स होता है शांत, कहते हैं ना काम डाउन, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर जो कि हिले डुले ना, और नर्वस मतलब होता है गंभीर, दुखी, उसको नर्वस कहते हो ना, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, तो नर्वस मतलब होता है दुखी हो जाना या शांत हो जाना या बहुत गंभीर हो जाना। तो कभी अनसर्टेन मतलब अनिश्चित और शांत नहीं महसूस करेगा जब अनिश्चित महसूस कर रहा है। स्टेइंग ठहरते हुए, ये भी नहीं आना चाहिए। स्टेबल मतलब स्थिर भी नहीं महसूस करेगा जब अनसर्टेन वर्ड आया है। तो वो क्या फील कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था। आप ही समझ रहे होंगे कैसे नर्वस ही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, देयर वर मेनी, वहां पे क्या थे, मेनी। ऑप्शन देखिए, कंडीशंस, तो कंडीशन आप जान रहे हो कि काउंटेबल नाउन नहीं है। कनेक्शन, ये भी काउंटेबल नाउन नहीं है। कंसर्न्स और कन्वर्ट्स, देखिएगा कंडीशंस मतलब शर्तें, स्थितियां, दशाएं। कनेक्शंस मतलब आप जानते हो कि जोड़ने वाली चीजें। कंसर्न्स मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे जो सवाल खड़े कर दे। कन्वर्ट्स मतलब आप जानते हो कि मुड़ जाना, कन्वर्ट हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, देयर वर मेनी कंसर्न्स रेसिंग थ्रू माई। कंसर्न्स मतलब मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना। 9th पॉइंट पे आपने समझा कि कंसर्न्स, कंडीशन और कनेक्शन और कन्वर्ट का कोई मीनिंग नहीं है। कंसर्न्स मतलब बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे सवाल थे। इसके बाद हो रहा है रेसिंग थ्रू माई। रेसिंग थ्रू माई, माई क्या, माई थ्रू मतलब होता है में से होकर, है ना। तो अब ऑप्शन देखिए, माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, यहाँ फीलिंग्स होना चाहिए, फिटिंग लिख चुका है, फीलिंग्स, आइडियाज और माइंड। तो उसके दिमाग में क्या थे, दौड़ रहे थे। रेसिंग मीन्स दौड़ना, रेस मीन्स दौड़ना, वही ING है। मेरे दिमाग में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल दौड़ रहे थे। तो देखिए मेरे फीलिंग्स में दौड़ रहे थे, मेरे थॉट्स विचारों में दौड़ रहे थे, या आइडियाज में दौड़ रहे थे, या माइंड में ही फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज आते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना इजी है ये क्लोज पैसेज, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो माइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने देखा फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज माइंड में ही तो आते हैं। ऐसे आपने इस ऑप्शन में देखा कि लाइफ के अंदर ही लाइवलीहुड, इनकम और लिविंग होता है ना। तो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से ऐसे बहुत देखने में डरावना सा लगता है, बहुत देखने में टफ सा लगता है, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा फील करते हैं, लेकिन आप कितने इजी गोइंग में क्रम से चलते हुए आप अपने इस क्लोज पैसेज को सॉल्व कर पा रहे हैं मेरे साथ। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।